हे फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू। आज मैं लाई हूं आपके लिए सीपीसी का नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी अदर लेक्चर्स में बता चुकी हूं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं सीपीसी का। देन मैं आपको ये बता चुकी हूं कि आपकी डिक्री क्या होती है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं डिक्री के। सेकेंड वीडियो में मैं आपको ऑर्डर के बारे में बता चुकी हूँ और डिफरेंस क्या होता है ऑर्डर और डिक्री के बीच में। अब मैं सबसे मेन 3 चीज़ क्या होती हैं हमारी सीपीसी में। पहली तो ये होती है कि डिक्री, देन होता है ऑर्डर एंड थर्ड होता है हमारा जजमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं तीनों चीज़ों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, तो पहला आपका डिक्री हो गया है, देन आपका हो गया है ऑर्डर, एंड अब हम आते हैं जजमेंट पे। एंड अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस ग्रुप से आप अटैच हो सकते हैं। एंड मैं उसमें डेली क्विज कराती हूँ लॉ एंड आपके करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि निर्णय, आपका जजमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद निर्णय की वस्तु क्या है, विदेशी न्यायालय क्या है। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इसलिए लाई हूँ जिससे कि आपका विदेशी निर्णय भी आपका ऑटोमेटिक ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी निर्णय, देन मैं आपको बताऊंगी कि निर्णय की विषय वस्तु क्या होती है, एंड देन आपको बताऊंगी कि विदेशी न्यायालय क्या होते हैं। ठीक है, जजमेंट, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट एंड फॉरेन कोर्ट्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो जजमेंट है वे आपका क्या है, देखिए सेक्शन 29। ठीक है, ये आपका कलर सही नहीं आ रहा है, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक ये है आपका सेक्शन है आपका 29 में आएगा आपका सीपीसी का सेक्शन 29 का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज कोई भी चीज़ लिखेंगे, नॉट अ स्टोरी वाइज, पॉइंट वाइज अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उससे ये बेनिफिट होता है कि एग्जामिनर को ऐसा लगता है, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, कि हाँ इनको काफ़ी कुछ आता है, तभी वो इतना अच्छा डिस्क्राइब कर पाएँ। स्टोरी में क्या होता है कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दे ही नहीं पाते। आपने भले लाइन में 5-6 लाइन में कोई बच्चा लिख रखा हो, वही चीज़ को अगर आप एक लाइन वाइज लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज विद हेडिंग, ऐसे आप डिस्क्राइब करेंगे तो एग्जामिनर को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि वो सोचता है कि अरे वाह, इतने कॉन्फिडेंस से स्टूडेंट ने इतनी चीज़ों को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये मैं इसलिए ऐसे बनाती हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। एंड अगर आप चाहे तो अपने अगर कॉलेज एग्ज़ाम्स में भी अगर इस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पॉइंट है वो है, निर्णय शब्द का अभिप्रेत न्यायाधीशों द्वारा पारित डिक्री या आदेश के आधारों से है। यानी कि द वर्ड जजमेंट मीन द बेसिस ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर पास बाय द जजेस। यानी कि जो भी जजमेंट पास किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि न्यायाधीशों द्वारा जो डिक्री और आदेश पारित किया जाता है उन्हीं के आधारों पे जजमेंट होता है। जजमेंट हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जजमेंट पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सबका जजमेंट पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पूरा केस डिफाइन होता है कि शुरू से एंड तक क्या क्या हुआ है। तो डिक्री कब पारित की जाती है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिक्री जो होती है जब जहाँ पे अधिकारों की बात हो रही होती है,
पहला तो पॉइंट इसका ये इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट आपका क्या होता है कि वो जब कार्रवाई शुरू हो जाती है तो अंतिम कार्रवाई के लिए प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है, जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है तो अंतिम डिक्री। ठीक है, आदेश कब पारित होता है? आदेश जो होता है वो डिक्री के मतलब कि आदेश क्या होता है कि आदेश आपका बाद में भी पारित किया जाता है, आपका एप्लीकेशन में भी पारित किया जाता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको, अब क्या होता है जजमेंट, इसीलिए मैंने आपको तीनों का अलग अलग वीडियो बनाया। तो अब आप देख रहे हैं इसका रीज़न क्या था, क्यों? क्योंकि पहले डिक्री से आना, क्योंकि इन दोनों के आधारों पे ही जजमेंट होता है। पहला तो पॉइंट इसका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है द जज व्हेन पासिंग एन ऑर्डर और डिक्री गिव फुल डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ पासिंग सच डिक्री और ऑर्डर, सच डिटेल्स आर कॉल्ड डिसीजंस। यानी कि न्यायाधीश जब कोई आदेश या डिक्री पारित करता है, ऐसे डिक्री या आदेश पारित करने के आधारों का पूर्ण विवरण देते हैं, ऐसे विवरण को ही निर्णय कहा जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जिसके आधारों पर दिया जाता है फिर उसका उन्हें फुल डिस्क्रिप्शन नहीं रहता। वही तो हमारी जजमेंट होता है ना, जो इतने सारे पन्नों का जजमेंट होता है उसमें क्या लिखा होता है, पूरा आपका बिगनिंग से लेके एंड तक क्या क्या केस में हुआ है, क्या क्या ऑर्डर दिए गए थे, क्या क्या कौन कौन सी डिक्री पारित की गई थी, तो वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उन्हें अपने जजमेंट में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका एक पॉइंट और है कि द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डिसीजन इज़ द डिटेल ऑफ द बेसिस ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। यानी कि निर्णय का महत्वपूर्ण तक डिक्री या आदेश के आधारों का विवरण है। देखिए वही चीज़ ये बार बार बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें इनका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, डिक्री और आदेश के आधार, यानी कि किस बेस पे आदेश दिया गया था, किस बेस पे डिक्री दी गई थी, तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन उन्हें अपने जजमेंट में देना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं, मैंने दिया हुआ है इनका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आप देख रहे हैं ये इनका इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, ये है मेसर्स श्री राम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें एक्चुअली में क्या है कि जहां एक खंडपीठ के न्यायाधीश के किसी बिंदु पर भिन्न मत रखते हैं, यानी कि जहां पे किसी एक, जैसे कोई एक खंडपीठ होती है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं काफ़ी सारे, वो एक मतलब कि कोई एक केस आया हुआ है तो सबका अलग अलग मतलब वोट होता है, एक तरह सबका अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, और अलग अलग तरीके से जो है न्यायालय में उन केस को पढ़ा जाता है और वह हस्ताक्षर करते हैं। तो उनका यही कहना है कि एक निर्णय जो क्या कहते हैं एक व्यक्ति के पीठ पीछे अर्थात उसकी जानकारी के बिना दिया जाता है, तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को विपरीत होने के ये बाध्यकारी नहीं होता। एक हम अगर सिंपल वर्ड में समझे कि अगर कोई एक ऐसा केस जो कि एक ऐसा जजमेंट जो कि किसी व्यक्ति के मतलब अब्सेंट में दिया जाता है, तो वो एक तरीके से बाध्यकारी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति होगा वो इसकी उपेक्षा कर सकता है, यानी कि एक बार फिर से इसके बारे में कोर्ट में जा सकता है इसकी फाइल को रीओपन करा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी अब्सेंट में दिया गया था। और जब कोई खंडपीठ बैठती है, यानी कि एक तरीके से हम जिसको बेंच भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्यायाधीशों का जो मतलब कि एक कॉन्क्लूसिव, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि फाइनल डिसीजन होता है, तो उसको अंतिम निर्णय नहीं माना जाता, नहीं फाइनल डिसीजन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मात्र उनके विचार है। तो ये चीज़ जो इस चीज़ को जो क्लैरिफिकेशन हुआ है वो इसी केस में हुआ है, तो ये केस काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कि कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, यानी कि निर्णय की विषय वस्तु क्या है, यानी कि मेन पॉइंट्स क्या है, वो है तथ्यों का पूर्ण विवरण, यानी कि फुल डिटेल ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जिन फैक्ट पे बात हो रही है। सबसे पहले तो हम समझेंगे फैक्ट क्या होता है। वैसे मैं एविडेंस में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक्चुअली तथ्य क्या होता है, जिन फैक्ट पे हम बात करते हैं। कोई भी वाद होता है वो विदाउट फैक्ट्स नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर रहा है तो वो विदाउट फैक्ट्स नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य, कोई भी बात विदाउट फैक्ट्स नहीं होती है। ठीक है,
उसके बाद इसीलिए कोई जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है तो उसके फैक्ट्स की पूरी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता है कि लॉ में अगर एक वर्ड भी गलत हो गया तो फिर पूरा जजमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद आता है विवाद विषय मुद्दे यानी इशू और पॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेशन, यानी कि पहला तो फैक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि जो विवाद उठा है, यानी कि जो एक मैटर उठा है, जो केस उठा है, वो किन किन आधारों पर उठा है, ठीक है। उसके क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे कि अगर किसी ने किसी को मारा तो उसके पीछे क्या पर्पस था, ठीक है। और उस समय क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको हम एविडेंस में अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो किसको हम सरकमटेंशियल एविडेंस के आधार पे दे सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या उसकी विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि जो जो उस चीज़ में एक तरीके से उसका एक मेन पॉइंट रही हो, ठीक है। उसके बाद आता है विवाद विषय पर विनिश्चय देना, डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जो एक विवाद विषय है, विवाद विषय यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर्टी। एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट का जो मैंने अभी आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था, उसमें उसका विवाद विषय क्या हुआ है, प्रॉपर्टी। मेन मैटर किस बात पे हो रहा है, प्रॉपर्टी पे, ठीक है। मेन जो मतलब कि जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर रही हैं या एक दूसरे के ऊपर वाद दाखिल कर रही हैं, पिटीशन फाइल कर रही हैं, तो उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या हुआ है, उनका प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके आता है विवाद विषय पर विनिश्चय के कार्ड ड्यू टू द डिसीजन ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। यानी कि जो टॉपिक है मेन, उसके मतलब कि उसको जो फाइनल डिसीजन दिया गया है उसका क्या रीज़न्स रहा है, यानी कि किस रीज़न के बिहार पे जजमेंट दिया गया है, तो ये भी उनको अपने पूरे जजमेंट में लिखना होता है। यानी कि मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि क्या फैक्ट्स होंगे, फिर जो मतलब कि सब्जेक्ट होगा उसके बारे में मतलब क्या मुद्दा है, ठीक है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो हमारा वाद का जो हो गया, मुद्दा हो गया लड़ाई का, ठीक है। दो पार्टीज किस बात के लिए लड़ रही हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही हैं, तो वो तो एक मुद्दा हो गया। लेकिन उसमें लड़ किस बात पे रही हैं, ठीक है। मतलब कोई किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लिया है या किसी की प्रॉपर्टी में अगर कोई प्रॉफिट है वो उसको दे नहीं रहा है, मतलब क्या किया है ऐसा, ठीक है। तो वो पूरा मुद्दा लिखना होगा। उसके थर्ड पॉइंट आता है कि क्या उस पर डिसीजन लिया गया है, और अगर डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है। तो ये बहुत ही ये था पूरा आपका, ठीक है। अब हम एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा है, आपका निर्णय, ठीक है, और कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। जजमेंट हमारा क्या था, जजमेंट हमारा ये था कि जो कि डिक्री जो भी किसी भी बात में यानी किसी भी पिटीशन जो फाइल की गई है उसमें जो भी डिक्री लगाई जाती है किसी के अधिकारों के लिए न्यायालय के द्वारा, या फिर जो आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किए जाते हैं वो डिक्री होते हैं। डिक्री और आदेश के आधारों पर निर्णय सुनाया जाता है, उसकी फुल डिटेल लिखनी होती है अपने जजमेंट में, ठीक है। उनका पूर्ण विवरण देना होता है, यानी कि फुल डिटेल देनी होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, जो कि अभी मैंने आपको फिर से रिवीजन कराया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ क्या है, इस केस लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई एक खंडपीठ के द्वारा कोई जजमेंट दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसको अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मात्र उनके एक विचार होते हैं, ठीक है। ये ऐसा इस केस लॉ में बोला गया है। उसके बाद आता है हमने कंटेंट्स ऑफ जजमेंट में क्या पढ़ा कि यानी किस फैक्ट पे बात हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मुद्दा क्या है। उसके बाद किस अगर उनको सब्जेक्ट का जो फाइनल डिसीजन हुआ है वो किन कारणों से हुआ और क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं फॉरेन कोर्ट। ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका सेक्शन 25 में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि ये देखिए मैं एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो इसमें क्या है कि ऐसे न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा कि ऐसे कोर्ट जो कि वो क्या कहते हैं भारत के बाहर स्थित हो, तभी तो इनको फॉरेन कोर्ट बोलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, ये सब आपके मेजर पॉइंट है जो मैं लिखती हूँ, वो मेजर पॉइंट होते हैं। वह ना तो भारत सरकार द्वारा चालू करने चाहिए ना स्थापित करने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये ना तो भारत सरकार के द्वारा इसका कोई स्टार्टअप करना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का कहीं से भी कोई इन्वॉल्वमेंट है
तो ये फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस अगर वो गवर्नमेंट के हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना तो इनको चालू करती हैं, ना इनका संचालन करती हैं, और प्लस ना ही इनको स्टेबलाइज करती हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, ना ही इसको स्टेबलाइज करती हैं, ना ही इसको चालू करती हैं, और किसी भी तरीके का कोई अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, ये आती है आपकी फॉरेन कोर्ट में, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो फॉरेन कोर्ट में आ रहे हैं तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय भी जो होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, फॉरेन जजमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक आपकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, मैं इसीलिए ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका क्या होता है कि जो फॉरेन कोर्ट क्या होते हैं, मैंने इसके 2 पॉइंट आपको पूरे याद करा दिए हैं। एंड इसका जो सेकंड थिंग क्या होती है, फॉरेन जजमेंट क्या होते हैं, यानी कि जो फॉरेन कोर्ट में जजमेंट लिए जाते हैं वो फॉरेन जजमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ फिर से मैं कहूँगी आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।